ओके, सिम्पैट्रिक में ज्यादा जल्दी स्पेसिएशन होगा बिकॉज एक सेम एनवायरनमेंट में रहते हुए ही पॉपुलेशंस में मेटिंग बैरियर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन एनवायरनमेंट पे अब डिपेंड नहीं रहेंगे ज्योग्राफी पे कि बीच में माउंटेन रेंज होती तब अलग पॉपुलेशन बनती। राइट, हाँ नमन बोलो। मैम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में वो बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में बैरियर कुड बी दैट मे बी वन ऑफ या फिर हो सकता है कि जो एक प्रपोर्शन ऑफ स्पीशीज है या जो एक प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनका जो जेनाइटल था या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो चेंज हो गया है। सो ड्यू टू दिस सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट एबल टू मेट विद देम, राइट। या फिर हो सकता है कि देयर इज सम you can say infertility between some members and the others cannot reproduce with them। तो यही सारी चीजें हो सकती हैं and this can only happen। हाँ बोलो बोलो। मैम कैन देयर बी अ फाइट बिटवीन टू एनिमल, सेम एनिमल कम्युनिटी? हाँ हो सकती है बिल्कुल। जैसे एनिमल्स में आपने देखा ना कि एक एनिमल होता है जिसको हमेशा ग्रुप का लीडर रहना है, ठीक है ना, पूरे हर्ड का उसको हेड रहना है। ऐसे ही दूसरा एनिमल हो सकता है, नाइट जियो पे देखते हो ना काफी एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, राइट। सो दिस कुड हैपन और फिर दो अलग अलग पॉपुलेशन हो जाएगी। कुछ फीमेल्स बोलते हैं कि नहीं हम तो इस अल्फा मेल के साथ रहेंगे, कुछ फीमेल्स बोलते हैं हम इस अल्फा मेल के साथ रहेंगे, तो दो अलग अलग पॉपुलेशन बन जाएंगे। दैट कुड ऑल्सो हैपन। वेरी गुड नंबर, राइट। So you guys can note down these points। ऐसे ही छोटा सा ही है, बस लिख लो because I don't think this is there in the NCERT but this is an important concept, right? हाँ जी शौर्य। बस नेम्स लिखते और नीचे जियोग्राफी हाँ आइसोलेशन। शौर्य पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ कि बस ऐसे नॉर्मली लिख देना जैसे जो नीचे 2 लाइंस लिखी हैं बस। यस यस, बस ऐसे ही नॉर्मली लिखना है। चाहो तो डायग्राम भी बना लो, बहुत इजी सा छोटा सा डायग्राम है, बना सकते हो, ठीक है। चलो, so you guys can have a 10 minutes break, right? We will continue at 5:15। ओके मैम। ओके चलो।
आपके लिए भी लाता, मम्मी ने मना, आपके लिए भी ले आता वरना मम्मी बहुत डांटी डांटती क्या। यहाँ पर गए ऐसा पर अच्छी बात थोड़ी ना फिलहाल के। क्या हुआ बउआ, हमको बताओ। एक दादाजी का वो मेरे लिए है। हाँ बउआ मेरे लिए है। ए Okay, chalo, shall we start? Yes, ma'am. Okay, now we're coming on to the next topic of the chapter, that is evidences of evolution. ये portion chapter का बहुत important है because इसमें से वो वाले questions बनते हैं, differentiate between homologous and analogous organs, define करो, example दो, मतलब वो होता है ना 2-3 marks वाले जितने भी questions होते हैं वो काफी बनते हैं इस part में से, right? उसके अलावा जैसे अब तो देखो पैटर्न तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आई डोंट नीड टू गिव यू अ वेरी फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म. सो दैट कुड बी क्वेश्चन जो 6 मार्कर्स होते हैं जिनके अंदर 2-2 मार्क्स वाले 3 पार्ट्स होंगे या फिर 1-2 मार्क्स वाले ऐसे 4-5 पार्ट्स होते हैं, राइट? वो सारे इनमें से बन सकते हैं, ठीक है? तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, इसकी सारी डेफिनेशंस, डिफरेंसेस वो सब आपको आनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हमारे हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. Now see, homologous organs जो हैं basically these are the organs जिनका जो structure है वो similar है, ठीक है, लेकिन इनका purpose अलग है. So that means कि इनके अंदर जो bone structure है वो same रहेगा, showing that they had common ancestor, ठीक है? So all these animals such as ये आपकी human की arm है, cat की है, this is horse arm, bat, dolphin, इन सारी आर्म्स के अंदर what you see is that there is a common upper bone which is the humerus, नीचे radius and ulna, और आगे फिर carpals, metacarpals and phalanges. ये सारे देखो इनके अंदर आपको दिख रहे हैं, इन सब के अंदर ये चीज है, right? So this shows that there is a common ancestry over here, right? They share a common ancestry. पर्पस अलग अलग है. सो दिस शोज कि एक कॉमन एंसेस्टर में से आगे अलग अलग लीनिएजेस निकल गए, ठीक है? अब यहाँ मुझे आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है कि देयर आर क्वाइट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज लीनिएजेस. ह्यूमन, कैट, हॉर्स, बैट और डॉल्फिन, कितने अलग अलग आगे एनिमल्स बन गए एक कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है? देन प्लांट्स के अंदर भी जैसे बुगनविलिया के अंदर जो ये एक्सिलरी स्ट्रक्चर होता है, एक्सिलरी बड, दैट इज मॉडिफाइड इनटू अ थॉर्न, whereas क्यूकोबिटा के अंदर ये एक्सिलरी बड्स टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं. तो दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, इट्स द एक्सिलरी बड, whereas जो फंक्शन है वो अलग है. एक में इट्स playing the protective role of a thorn and एक में it is helping the plant to climb by the help of a tendril, right? What is a हाँ बोलो बोलो. what is a tendril? टेंड्रिल देखो, टेंड्रिल्स आर दीज वेरी वेरी थिन स्ट्रक्चर्स जो आपने घर में प्लांट्स देखे होंगे बेल वाले. तो जैसे ये रोप लगा देते हो आप, उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर नहीं होता प्लांट पे जो उसके आसपास लिपटता जाता है, ऐसे ऐसे कॉइल होता Yes, जाता है, ma'am. दैट इज अ टेंड्रिल. ओके, यहाँ ये रहे टेंड्रिल्स, राइट? सो दिस इज होमोलोगस ऑर्गन्स. इन सबकी हेडिंग होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर आएगी. हाँ, ये सारा जो पार्ट है ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स है. तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया, मैम ये कॉपी करना है पूरा. एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकोबिटा.
और forearm of human, cat, bat, dolphin, horse. Yes, Naman. So Naman is saying that, ma'am, it means that from one organism all other animals emerged. ठीक है, सो दिस इज व्हाट होमोलोगस ऑर्गन, इसीलिए तो इसको एविडेंस बोल रहे हैं हम, ये एविडेंस है, दिस इज अ प्रूफ कि देखो ये सारे ऑर्गेनिजम्स कितने अलग अलग हैं, सबका जो रोल है कितना अलग है. ठीक है, ह्यूमन की आर्म किस लिए होती है, फॉर पिकिंग अप स्टफ, फॉर डूइंग वर्क. कैट की आर्म इज फॉर रनिंग, क्लाइंबिंग. हॉर्स की आर्म इज फॉर रनिंग. बैट की आर्म फ्लाइंग के लिए, और डॉल्फिन की आर्म स्विमिंग के लिए. ठीक है, अलग अलग वो है ना, फंक्शंस है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर सेम है. सो दिस शोज कि ये किसी कॉमन उसमें से आया है, किसी कॉमन ऑर्गेनिज्म में से, जिसमें से ये सारे अलग अलग एनिमल्स बन गए. ठीक है, ओके मैम. मैम ये सब हाँ जी. होमोलोगस ऑर्गन में कॉमन एंसेस्ट्री का एग्जांपल. हाँ जी, होमोलोगस ऑर्गन शो कॉमन एंसेस्ट्री. Done. ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. हाँ, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का. हाँ, वो क्या लिखता है एग्जांपल में? Example में thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita and forearm of human, cat, bat, dolphin, horse. यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, these organs indicate common ancestry. हम एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो फिर वो सिम्पैट्रिक वाला. सिम्पैट्रिक वाला हम बस एक लास्ट लाइन हो जाए. डाला. थैंक यू. आगे चले. Done. Yes, ma'am. Then coming on to the next one, that is Ma'am? analogous organ. हाँ बोलो तमनजोत. मैम लास्ट ईयर कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट किए थे? आई थिंक इस बार अगर डिलीट किए उन्होंने, इस बार भी सेम आ गए.
नहीं, इस पिछले साल डिलीट किए थे, इस बार सेम है। इस नहीं बार मैम, delete- मैं कहने का मतलब अगर डिलीट किया फिर इस बार भी सेम सेम डिलीट करेगी मोस्ट अब प्रोबेबली। देखो ऐसे मुझे ना आज से जितना डिलीशन के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को बट देखनी डिलीट पड़ेगी। तो होगा वैसे। चलो देखते हैं, अच्छा है अगर डिलीट होता है तो, अगर नहीं होता तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अपनी तरफ से, है ना। ओके, नाउ सी एनालोगस ऑर्गन्स के अंदर द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गन दैट वी टॉकिंग अबाउट इज सेम, ठीक है, यानी कि उनका फंक्शन सेम है लेकिन उनका ओरिजिन अलग है। ओके, द इनसाइड्स या फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो जैसे ये विंग्स देखो, the wing of an insect or of a butterfly is a different one, वो पेपर टाइप होते हैं, पेपरी मेम्ब्रेनस होते हैं। जो ये टेरोडिक्टाइल था दैट वाज अ काइंड ऑफ अ ड्रैगन, उसका जो ये विंग था दैट वाज मेड ऑफ अ टिश्यू सिमिलर एज द स्किन, ठीक है, मेम्ब्रेनस टिश्यू था। बर्ड्स के विंग्स देखो, दे आर फेदरी, फेदर्स से बने हैं। और जो बैट्स के विंग है वो अगेन दे आर मस्कुलर ऑर्गन्स, ठीक है, ये मसल से बने हुए हैं। बट इन चारों विंग्स का फंक्शन जो है वो सेम है। स्ट्रक्चर हमने देखा अलग अलग है बट फंक्शन इज सेम, राइट। देन यहाँ पे अगर प्लांट्स में हम बात करें तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन का मतलब है व्हेनेवर एन organ or a structure in a plant is developed in such a way that it can modify itself to store food, जब वो प्लांट का फूड स्टोर करता है एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रक्चर, जिसे मैं कभी भी मिट्टी में लगाऊं तो उसमें से एक नया प्लांट निकल आएगा। तो पोटैटो भी इसी तरह का होता है, अगर आप उसका ट्यूबर मिट्टी में लगा दो तो प्लांट निकल आएगा। सेम थिंग्स हैपेंस विद स्वीट पोटैटो आल्सो। बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट देयर ओरिजिन, तो पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है और स्वीट पोटैटो एक अंडरग्राउंड रूट है, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स बट एट द सेम टाइम देयर फंक्शंस आर सेम, ठीक है, दोनों ही ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, फूड स्टोर करते हैं। So what do analogous structures tell you? Analogous structures tell you about adaptation, कि किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करना पड़ा so that they can adapt to a certain function or to a certain character, right? यस मैम। यहाँ पे देखो which evolved in response to a similar environmental challenge, यानी एक तरह के environmental challenge को overcome करने के लिए there was this adaptation. So आप ये लिख सकते हो that it indicates adaptation. मैम ये पूरा लिख ले फिर। हाँ जी, लिखो लिखो, पूरा लिखो, ठीक है। और एग्जाम्पल में कैन यू गाइज राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन, या फिर मैं लिख दूं? एक बार आप लिख। Okay, so Siddhant is asking that, ma'am, does it mean that two different species found two different solutions for same environmental challenge? No. Basically they are saying कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, जब एक environmental challenge आया तो उन लोगों ने अपने आप को इस तरह से अडाप्ट किया that both of them could overcome that challenge by the means of flying maybe, या फिर by the means of climbing, ठीक है। तो बेसिकली इट इंडिकेट्स कि किस तरह से किसी एनवायरमेंटल चैलेंज को अडाप्ट किया होगा इन्होंने।
हम तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल चैलेंज दोनों ने सेम फेस करा था। हाँ, दोनों ने एक ही जगह पे रह के सेम एनवायरमेंटल चैलेंज फेस किया और उन्होंने अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लिया कि उसको वो ओवरकम कर सके। मैम आपने तो 3 साल हम 10 पढ़ा हो। क्या कह रहे हो गर्व? Ma'am, I was saying that you might have studied the same all these chapters in lot of detail in your course, life sciences. हाँ, यस, ये जितना भी 11th-12th में है ना वो सारा वहाँ पे डेप्थ में है, डिटेल में। तो वही 3 साल वही चलता रहा था हमारा। जैसे थर्ड ईयर में आके इम्यूनोलॉजी बहुत थी, पूरा सेमेस्टर जूलॉजी में हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ी थी। तो उसके हम बोर अंदर नहीं हो गए थे? देखो वही बात है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके तो बोर हो ही जाते हैं, बट देन एट द सेम टाइम यू नो यू गॉट टू पास ऑन। और फिर वहाँ पे ये कि प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं। नाउ यू गाइस आर एट होम, प्रैक्टिकल्स है नहीं, तो आपको ये सब काफी ना स्टैग्नेंट लगता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। बट जब प्रैक्टिकल्स होते हैं सो दैट काइंड ऑफ बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ इट। मैम 8th तक किसी चीज का वेट किया था कि 9th और 10th में प्रैक्टिकल्स करने मिलेंगे केमिस्ट्री में, बट देन यस मैम, हमारी बहुत टीचर ने भी tension हमारे लारे लगा दिए हमें ऐसे कि बेटा आगे जाके जाओगे केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने को मिलेंगे, और पूरे 2 साल यही वेस्ट हो गए घर पे बैठे बैठे। नहीं, 9th-10th में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते थे, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मतलब जस्ट प्रे टू गॉड कि लॉकडाउन खुल जाए और जितने भी लोग बायो लोगे ना आगे 11th-12th में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है। 12th में एक्सपेरिमेंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रूट्स में से, सेल्स में से, हम और वो कॉकरोच काटना तो नहीं है ना? नहीं, वो चीज अब वो अलाउड बैन नहीं हो है। गई है। हाँ, वो चीज अब अलाउड नहीं है। इनफैक्ट स्कूल में से सारे जो रियल एनिमल्स के वो भी थे ना स्पेसिमेंस, वो भी हटा दिए गए। हमारे स्कूल में सब रबर वाले एक्सपेरिमेंट वो थे, स्पेसिमेंस थे रबर और प्लास्टिक वाले। हमें आपने काटा था मैम कभी कॉकरोच या चूहे को? नहीं, हमारे टाइम तक बैन हो चुका था वो। मैम हाँ जी। मैम जब मैं अपने मैक्सिको में स्कूल में था 7th में, वहाँ पर पता नहीं उन्होंने कौन सी कोई चिपकली को काटा था, चिपकली का डीएनए से। चिपकली या कोई ऐसे कोई जानवर था। हाँ नहीं, मतलब अब तो पे? वैसे स्कूल में ऐसे एनिमल्स को अलाउ नहीं करते। हम वो I mean- कुछ कह रहे थे कि एक्सटेंड हो जाएंगे अगर इतना यूज करेंगे तो। हाँ, और एक्सटिंक्ट भी और एथिकल इश्यूज भी हैं, एथिकल कंसर्न्स की वजह से भी, कि हम अपनी स्टडी के लिए बेचारे एनिमल को क्यों मारें, वो ये चीज थी। हाँ, अपना पेट भरने के लिए हम क्यों मारते थे? हाँ, वो भी बात है, वो भी नॉनवेज वाला, वो तो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। अब अपने मैम एग्जांपल एग्जाम्पल में लास्ट वर्ड क्या है? ऑर्गन्स ऑफ लास्ट वर्ड इज पेरिनेशन, PERENATION। मैम ओके मैम। मैम हाँ, बोलो तमनजोत। हम फिर स्कूल में पेपर क्यों लेते हैं अगर इतने अगर वर्ल्ड को इतनी ट्रीज की चिंता है, फिर पेपर्स क्यों लेते हैं? हाँ, ये तो जोक्स देखो बने हुए ना काफी सारे कि अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है तो हमसे पेपर मत लो। यस मैम फिर अगर फिर ऑनलाइन क्लास ठीक है, टीचर्स को भी नहीं वेस्ट करना पड़ता अपना मार्कर पेन। और देखो उसमें ना ये भी था कि जैसे नॉट एवरीबडी इज दैट स्ट्रॉन्ग, जैसे हर कोई नहीं वो कर पाता फ्रॉग को और लिजर्ड वगैरह को कट। फ्रॉग होता था वैसे जनरली, तो हर कोई नहीं कर पाता। इनफैक्ट एमबीबीएस में भी अब जैसे दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, तो उसका जब एमबीबीएस में एडमिशन हुआ तो जिस दिन जैसे वो फर्स्ट डे आपको कैडेवर देते हैं कट करने को कि चलो इसे कट करो और इसमें टिश्यू स्टडी करो। तो स्कूल में देखो हम सभी बातें करते थे कि जब हम करेंगे एमबीबीएस तो हम भी कट करेंगे ये बट वहां पे जाके ना हालत टाइट हो जाती है। तो शी टोल्ड मी कि यार मैं बेहोश हो गई थी वहां पे, और नॉट जस्ट हर, बहुत लोग थे जो बेहोश हो गए थे। उसकी स्मेल ही ऐसी होती है, पहली बात तो फॉर्मेलिन होता है ना, फॉर्मेलिन की खुशबू ही ऐसी होती है कि आपको पहले ही हेडेक होने लगेगा। मैम वो प्रिजर्व करने के लिए एमबीबीएस होता है कॉलेजेस वो। में जब ह्यूमन बॉडी डायसेक्शन करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब हाँ, मतलब शुरू की हेजिटेशन है, उसके बाद तो उन्हें हैबिट हो जाती है क्योंकि वही करना है उन्हें। बीडीएस में है कि आपको कैडेवर दिखाएंगे लेकिन उसमें आपको ऐसे कटिंग वगैरह के लिए नहीं देते।
अब एमबीबीएस लास्ट में टाइम देखो के कट सर मैम विंग्स वाले में लास्ट वर्ड क्या है? विंग्स वाले में टेरोडेक्टाइल। एग्जैक्टली। टेरोडेक्टाइल इज द काइंड ऑफ डायनासोर जो उड़ सकता था, जो उसमें भी देखा होगा आपने आइस एज का जो ड्रैगन वाला डोरेमोन पार्ट में है, आता है। हाँ, जिसमें वो उसके ऊपर फिर उड़ते हैं जाके, है ना, टेरोडेक्टाइल। हाँ जी बोलो। सॉरी मैम, बट आपने इससे पहले जो एक स्लाइड दिखाई थी, कैन यू प्लीज शो इट वन मोर टाइम? I guess I've missed the होमोलोगस example वाली, part. Yes, हाँ, ma'am. वन सेकेंड, प्रार्थना इज ऑल्सो आस्किंग फॉर दैट वन। ये लिख लिया सबने? 2 मिनट में जल्दी से स्क्रॉल अप कर देती हूँ, लिख लिया। जल्दी जल्दी से लिख लो, ठीक है। Done, ma'am. Thank you. ओके, चले। अब आफ्टर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स वी हैव फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉसिल्स हैं क्या। देखो, लोग सोचते हैं कि फॉसिल जो है सिर्फ एक एनिमल का रिमेन हो सकता है या रेमनेंट हो सकता है, बट इट इज नॉट जस्ट द रेमनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी द ट्रेसेस आल्सो, इट कुड बी द कार्बोनाइज्ड मार्क ऑल्सो। ये सारी चीजें जो भी आपको एक हिंट दे या जो भी आपको एक आइडिया दे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द इनसाइड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे ही हम फॉसिल्स कंसिडर करते हैं, राइट। So you can see here in the definition also, preserved remains, impression or trace of any once living thing from a past geological age, ठीक है, geological, I hope you understand. So examples could include bones, shells, exoskeletons, stone imprints, microbes, stone imprints of animals or microbes, objects preserved in amber, hair, petrified wood, oil, coal and DNA remnants. ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लो। जियोलॉजिकल इसका मतलब क्या होता है? Geological basically means the different eras of Earth. जब अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह की ज्योग्राफीज रही हैं और उसके हिसाब से जब हम एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, वी कॉल इट जियोलॉजिकल। ओके, सो देयर आर वेरियस एरास, देयर आर वेरियस एजेस, जैसे ट्रायासिक एरा है, जुरासिक एरा है, कार्बोनिफेरस है, उसके अलावा नियोलिथिक एंड और कौन कौन से थे, काफी सारे थे, कैल्सीफेरस भी है, बहुत सारे हैं एरास, ठीक है। तो इस पूरे को हम जियोलॉजिकल टाइमलाइन बोलते हैं। गॉड्स का एरा भी आता है क्या इसमें? जो गॉड्स वाला एरा था? नहीं, वो नहीं आता, ठीक है, बिकॉज वो अभी तक ऐसे प्रूव नहीं हुआ है दैट वो गॉड्स, बट ये एनिमल्स का तो हम प्रूव कर चुके हैं दैट देयर हैव बीन दीज एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ बेस्ड ऑन द कार्बन डेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, बट गॉड्स का अभी तक ऐसे प्रूव नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि गॉड्स वगैरह नहीं थे, पहले का जो ह्यूमन था वो इतना इवॉल्व और इतना डेवलप था कि वो ऐसे डिवाइसेस बना सकता था, तो लोगों ने उनके बारे में वो लिखे, लेजेंड्स लिखे या स्टोरीज लिखी, और कुछ लोगों ने उसे एग्जैजरेट कर दिया, तो वो भगवानों की बुक्स बन गई, किताबें बन गई। पर मैम मुझे लगता है कि लाइक भगवान वगैरह नहीं होते, नेचर के जो ये एलिमेंट्स होते हैं हम उसे एज अ गॉड लेके जाते हैं। हो सकता है कि नेचर को ही वो लोग ऐसे वो करते होंगे ना, उसे पर्सोनिफाई करके उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा इन टर्म्स ऑफ पोइट्री एंड स्टोरीज, तो बाद वाले ह्यूमन ने जब उन्हें पढ़ा तो उन्हें लगा कि नहीं, ऐसे कुछ होते होंगे भगवान। मतलब ये देखो, ये लॉजिकल बात है, बाकी हम माइथोलॉजिकल उसमें देखें तो कुछ भी हो सकता है, राइट। यस मैम, इंडिविजुअल बिलीफ। हाँ, चलो, अब देयर इज अ वीडियो ऑफ नैट जियो, इट्स अबाउट फॉसिल्स, पहले वो देखते हैं, फिर हम इंडिविजुअली ये सारे जो मैम टॉपिक्स प्लीज वेट 2 प्लीज मिनट्स। वेट। अच्छा, ओके ओके ओके, आई एम वेटिंग। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद फिर हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ नीचे पढ़ा होगा आपने कि 5 अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं जिनमें हम फॉसिल्स को डिवाइड करते हैं। देयर इज बॉडी फॉसिल्स, मोल्ड्स एंड कास्ट, पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स,
फुटप्रिंट्स एंड ट्रैकवेज, और लास्ट वाली कैटेगरी होती है कॉप्रोलाइट्स। तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वंस यू सी दैट वीडियो। मैम ये टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के नेम्स भी लिखने हैं? अभी पहले वीडियो देख लो, उसके बाद लिख लेना, ठीक है, टाइम दूंगी लिखने के लिए। 1 सेकेंड, मैं एक बार ना फिर से शेयर करती हूँ विद साउंड। ओके, विजिबल, सबको विजिबल है? यस मैम। बड़ी करने की जरूरत तो नहीं, काफी बड़ी है इस हिसाब से। यस। ठीक है, चलो देखो एक बार। क्या हुआ इसे? यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब से देखना पड़ेगा। रुको रुको रुको, मैंने स्पेशली ये वीडियो वहां से यहाँ मैम? करी थी ताकि उससे ना देखना पड़े। हाँ जी बोलो। मैम यूट्यूब पर टेस्ट जो आपने लिखा था यूट्यूब पर, इसका लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। हाँ किया तो मैंने, वही था कमनजोत, पता नहीं वो चल नहीं रही है। 1 सेकेंड, यूट्यूब पे सर्च करके चलानी पड़ेगी।
या खेल, सर जी की आई साइट हमेशा प्रॉफिट पे होती है। Like buried treasure. Okay, is it audible, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you do cinematic view? From sight. Echoes of an ancient. What are you saying, Aryan? Ma'am, either you can do full screen or either you can do cinematic view. Ma'am, on the side of. Full screen कर देती हूँ, ठीक है? And I'll mute myself because I guess फिर echo होता है, right? Ancient past, they whisper secrets and tell tales once lost to time. Fossils are remnants or impressions of ancient organisms that are naturally preserved in stone. While there are hundreds of fossil types, they are often grouped into two major categories: body fossils, which are the preserved remains of plants and animals, and trace fossils, which are records of an animal's behavior, such as footprints. Together, they form the fossil record, a primary account that tells the story of life on Earth through stone. Fossilization, or the process of preserving organisms in stone, can occur in countless ways. These methods are largely grouped depending on whether the organisms are altered during the fossilization process. Fossilization that does not alter a specimen can help to preserve its original form and texture. Among many methods, this group includes organisms that have been frozen, preserved in tar pits, and mummified. One special case involves trapping organisms, oftentimes insects, in amber. This process begins when an organism is covered in tree sap. The sap, or resin, forms a protective seal around the entrapped organism. Over time, the soft resin hardens and turns into amber, with the organism suspended within. This process creates a biologically inert tomb for the organism, allowing its soft tissues to be remarkably preserved. Other fossilization methods change the specimen as it is being preserved. For instance, carbonization transforms soft tissues into thin black films of carbon. In fact, countless layers of carbonized plant material create a well-known fossil fuel, coal. But one of the most common types of fossilization that changes a specimen is called permineralization. Permineralization begins when minerals from water or the ground enter the pores of dead plant or animal material. Over time, the minerals attach themselves, clinging onto cellular walls and building a crystalline network in the empty cavities. This mineralization hardens the bone and turns it into stone, thereby preserving its original structure in fossil form. When conditions are right, fossilization can preserve crucial information about an organism. Permineralized wood often contains enough information to identify its tree genus and sometimes its species. Insects encased in amber have been so well preserved that their genetic material was extracted and partially sequenced. And footprints left behind by ancient hominins help paint a picture of what life was like for early human ancestors millions of years ago. With every fossil uncovered, the planet's ancient past becomes clearer, helping shape our understanding of our world today. Okay, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ आया? What are fossils and how are they being formed and what are the types of fossils? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I had a question. हाँ बोलो कर. मैम जैसे अभी हम कोई मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको बरी कर देते हैं, तो मैम 100 मिलियन इयर्स बाद जो लोग देखेंगे इफ अगर हुए तो उनके लिए तो हम फॉसिल्स हो जाएंगे ना?
देखो वही चीज है कि in the video also the host or the anchor said कि if there are the right conditions, right, so it does not mean कि अगर एक मैं graveyard ले लूँ तो वहाँ पे जितने भी वो मैंने लोग बरी किए हैं वो सारे fossils बन जाएंगे. Some of them might get converted into a fossil whereas some of them won't. ठीक है ना? Because and particularly देखो जिस layer में हम बरी करते हैं लोगों को वहाँ पे decomposition is occurring at a very very fast pace. Okay, so if I am burying a particular person in a very very deeper layer तब फिर भी एक possibility है कि fossil हो. ठीक है. हाँ, अगर आप आज के टाइम को और बाद के टाइम को कंपेयर करो तो बिल्कुल आज के टाइम के जब उन्हें वो मिलेंगे रिमेन्स मिलेंगे तो उनके लिए वो फॉसिल्स ही होंगे, राइट? अब एक बात पूछनी है, लाइक उन्होंने बोला कि ट्री सैप के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्री सैप बाद में हार्डन हो जाता है, बट लाइक अगर कोई इंसेक्ट जिंदा है तो फिर वो जब तक ट्री सैप उसको कवर करेगा तब तक वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा. बिल्कुल करेगा. तो इसीलिए हमें इतने सारे वो नहीं मिलते है ना. कुछ अपने आप को छुड़ा के भाग जाते हैं, कुछ उसमें से निकल जाते हैं, मर जाते हैं. बट दोज ऑफ the insects that remain in that resin or in that amber हमें वही मिलते हैं. ठीक है, या उन्हीं को हम फॉसिल कंसिडर करते हैं, राइट? तो मैम उसे लाइक तोड़ के आप अंदर से वो निकाल सकते हैं? वो तोड़ नहीं सकते, इतना ज्यादा वो नहीं तोड़ सकते बिकॉज ये जो रेजन्स होते हैं दे आर हाईली विस्कस एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वंस दे बिकम कूल्ड और वंस दे स्टार्ट कूलिंग डाउन वो बहुत जल्दी जल्दी हार्ड होते जाते हैं, तो इंसेक्ट उसमें से नहीं निकल पाता. ओके, सो you can write down the 5 different types of fossils, फिर हम इन्हें डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी ताकि चैप्टर खत्म हो. हम इधर 6 नहीं लिखे हैं, 5 है. ये देखो, ये 1, these are 1 type, ये की तरह के हैं. ये सेकंड टाइप के हो गए, ये हो गया थर्ड टाइप, this is the fourth type and this is the fifth one. Done. Ma'am, what was the type of 2 types of fossils? हाँ जी, What were the 2 types of fossils? what were the 2 types? Yes, ma'am. And what were the 2 types of fossils? Types of fossils बच्चे 5 टाइप्स के हैं, ये लिखे हुए हैं ना. These are the 5 types. मैम वो वीडियो से पूछ रहे हैं. अच्छा, वो वीडियो में देखो उन्होंने और ज्यादा ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ है, बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टडीज हमें 5 टाइप्स ही लेके चलेंगे. ठीक है, बेसिकली उन्होंने 2 टाइप्स लिए हुए थे, बॉडी फॉसिल्स और ट्रेसेस. नोट कर लिया सबने ये? Yes, ma'am. So the first type is body fossils. ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी फॉसिल्स है, तो बॉडी फॉसिल्स के अंदर हमें बोन्स मिलती हैं एनिमल्स की या फिर
वी कुड जैसे हमने पर्म मिनरलाइजेशन देखा था, तो उसके अंदर बोन्स या जो टिश्यूज होते हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू रॉक सॉलिड फॉर्म. सो दैट इज बॉडी फॉसिल, बिकॉज उसमें हमें पता लग रहा है एग्जैक्टली हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाज. जो एनिमल था उसकी बॉडी किस तरह की रही होगी, उसकी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स थे वो किस तरह के रहे होंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट बॉडी फॉसिल्स. Okay, then Naman is asking what आइडिया कैसे? एक मिनट सॉरी. ट्राइलोबाइट देखो नमन, ट्राइलोबाइट जो था ना वो एक तरह का आर्थ्रोपॉड था. आर्थ्रोपॉड बेसिकली एक तरह का इंसेक्ट था. जैसे ये होता है ना सेंटीपीड होता है, उसी तरह से ट्राइलोबाइट भी होता था पहले के टाइम पे. द थिंग इज कि वो ज्यादा बड़ा था साइज में, ठीक है. इट वाज अ बिगर वन, ज्यादा मैं कहूंगी कि ज्यादा विशियस लगता था. जैसे वो अगर आपने देखा किंग कॉन्ग का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वो सीन है ना जिसमें वो लोग ऐसे नीचे एक वैली में गिर जाते हैं, वहां पे बड़ी तरह तरह के इंसेक्ट्स थे. तो उसमें देखे होंगे वो जो बड़े बड़े से ऐसे वाले कीड़े थे जो उनके फेसेस पे चढ़ रहे थे और कपड़ों में आ रहे थे, ऐसे थे ट्राइलोबाइट्स. Okay, ma'am. Then I think somebody was asking something. I was asking, ma'am, how do they get to know that fossil is here in this location only? देखो फॉसिल इज देयर के लिए ये होता है कि देयर आर पर्टिकुलरली सम रॉक्स जिनके अंदर फॉसिल्स के होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है. सो जैसे आपकी ये जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको, इसको ना मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूं बिकॉज इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम विद द स्क्रोलिंग. हाँ, तो देखो क्या होता है कि क्या हो रहा है इसे, 1 सेकेंड, कि देयर आर पर्टिकुलर रॉक्स जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और स्पेशली जो भी रॉक्स वाटर बॉडीज के पास होती हैं या फिर जो भी रॉक्स ऐसी जगह पे होती है जहाँ पहले वाटर बॉडी हुआ करती थी, वहां पे इसका फॉसिल के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. जैसे आपकी एनसीईआरटी में भी देयर इज दिस येलो और ऑरेंज कलर्ड बॉक्स जिसमें दिया हुआ है कि फॉसिल्स जो है वाटर बॉडीज के पास ज्यादा जल्दी से बनते हैं because due to the concentration of water, the sand or the soil you can say can easily be accumulated or be passed on over to the fossil area या फिर over the animal's body. तो वहां पे ये फॉसिल काफी जल्दी और काफी इफेक्टिवली बनेगा. गारंटी नहीं है बनेगा, लेकिन ये है कि वहां पे बन सकता है. इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जो पर्टिकुलरली पेलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसी जगह से ही सर्च शुरू करते हैं, राइट. उसके बाद हमारे यहाँ पे ट्रेसेस एंड मोल्ड्स एंड कास्ट, राइट. सेकंड कैटेगरी मोल्ड्स और कास्ट की थी. तो देखो इसके अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस, इसकी जो एनिमल था वो ऐसे दो रॉक्स के बीच में दब गया, ठीक है. दो लेयर्स थी मिट्टी की. देखो रॉक के अंदर तो मरेगा नहीं कोई एनिमल, जब वो मरा तो देयर वाज लैंड, ठीक है. ये एनिमल इसके ऊपर था, इसके ऊपर मिट्टी की लेयर आती गई आती गई आती गई, ये एनिमल है हमारा, राइट. तो ये करते करते रॉक्स बनते जाते हैं सॉलिडिफाई होते होते, राइट. व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ बीच में अब डीकम्पोजिशन तो होगा, ठीक है. डिग्रेडर्स हैं या जो सैप्रोफाइट्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट है, तो वो डीकम्पोजिशन करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब तक उन्होंने डीकम्पोज किया तब तक प्रेशर ऊपर से इतना था या इतना कंप्रेशन और टेम्परेचर था कि इस एनिमल के जो ऊपर बॉडी का सारा स्ट्रक्चर था वो ऊपर वाली मिट्टी की लेयर में ट्रेस हो गया. मिट्टी में देखते हो ना कुछ भी चीज ट्रेस हो सकती है. रॉक तो वो बाद में बनी, पर उससे पहले मिट्टी के अंदर जो क्ले जैसी मिट्टी थी उसमें ये सारा ट्रेस आ गया, तो वो फिर मोल्ड्स और कास्ट बन जाते हैं, ठीक है. तो मोल्ड होता है जो आपका खाली वाला होता है ऐसे करके सांचा टाइप, और कास्ट होता है जो उभरा हुआ होता है ऐसे करके. तो यहाँ पे देखो दिस वन इज अ मोल्ड, ये एक मोल्ड है. ये क्या है, दिस इज अ कास्ट, उभरा हुआ है ना ऐसे रॉक के अंदर अलग से. देखो दिस इज हाउ अ ट्राइलोबाइट would have looked like. ये भी देखो दिस इज ऑल्सो अ कास्ट, और ये भी कास्ट ही है ऊपर ऊपर ऐसे हुए हुए,
राइट। आई होप कास्ट सबको पता ही होगा, जैसे आजकल इंस्टा पे भी बहुत वीडियोस होते हैं ना, सिरेमिक और सीमेंट के अंदर खांड डाल के और वो सब करके कास्ट बनाते हैं लोग, ठीक है। मोल्ड आपको पता है, जो मफिन के मोल्ड्स होते हैं या केक मोल्ड्स होते हैं, दोज आर ऑल मोल्ड्स, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ये आपको एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि ऊपर उनके बोन का कैसा, ऊपर बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर था, टिश्यूज कैसे थे, राइट। Then what was the next category? I think it was petrified fossils. ठीक है, हाँ, petrification आपने वीडियो में भी सुना। So what happens is कि कार्बन जो है वो रॉक्स के या सॉइल के अंदर इकट्ठा होने लगता है, it starts accumulating। जब कार्बन बोन्स के या फिर टिश्यू के क्रेविसेस के बीच में इकट्ठा होगा, it will form like a tracing, ठीक है, एक तरह की वो ट्रेसिंग बन जाएगा, जैसे आप कॉइन पे करते हो, कॉइन का जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो एलिवेटेड एरिया है, उस पे शेडिंग करते हो, वो डार्क डार्क आता है, बाकी सारा नहीं दिखता, तो कॉइन की शेप बन गई। सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर आल्सो, जो बीच बीच की जगह थी वहां पे कार्बन डिपॉजिट हो गया, तो आपके पास एक शेप बन गई। तो अभी देखो यहाँ पे जो आप इस वाले को देख रहे हो, यहाँ बीच में जहां जहां व्हाइट है, इसका मतलब यहाँ क्या था, यहाँ उसकी बोन थी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक्चुअल में यहाँ था, बीच की खाली जगह पे कार्बन इकट्ठा हो गया, ठीक है। सो दिस इज पेट्रिफाइड फॉसिल्स। ऐसे फॉसिल्स को हम पेट्रिफाइड बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। गॉट इट मैम पेट्रिफाइड और जो फर्स्ट वाला मैम, जो पेट्रिफिकेशन फॉसिल और फर्स्ट वाला टाइप था, उसमें क्या डिफरेंस? बॉडी फॉसिल्स, देखो बॉडी फॉसिल में मुझे पूरी की पूरी बॉडी मिल रही है एनिमल की, ठीक है, मुझे उसकी बोन्स मिल रही हैं, उसके टीथ, उसके जॉज, ये सब मिल रहे हैं, सो दैट इज अ बॉडी फॉसिल। पेट्रिफिकेशन या पेट्रिफाइड फॉसिल्स में मुझे एनिमल नहीं मिला, ना ही एनिमल के रिमेन्स मिले, मुझे एनिमल का बस एक आकार मिला है, उसकी एक शेप मिली है, वो भी किस वजह से, क्योंकि कार्बन वहां पे आके इकट्ठा हो गया था, ओके, ठीक है। Okay, so Arun is saying, ma'am, but the bones we find that were fossilized, and in the video it was mentioned that it was slowly turned into stone, so they are not really bones. Okay, okay, तो वो permineralization वाले की बात कर रहे हैं आर्यन, है ना। See, वो actual में bones जो हैं, there are very very small atoms or components of those bones, but there has been a lot of mineralization that has occurred over a period of time, right? तो हाँ, वो पूरा का पूरा जो वो है वो real bone नहीं है, लेकिन उसमें मुझे इतनी तरीके से सारा का सारा मिनरलाइजेशन हुआ हुआ मिला है that you know I can tell each and everything about the animal, क्योंकि उसमें मुझे पूरी 3D फिगर मिली है एनिमल की, समझ रहे हो, मुझे एक पूरा 3D एनिमल मिल रहा है ना, क्योंकि सब जगह तो रॉक बन गई उसकी बॉडी, ठीक है। नमन इज आस्किंग अबाउट मोल्ड एंड कास्ट। अच्छा, देखो मोल्ड एंड कास्ट का देखो, जैसे मिट्टी है, ठीक है, एक एनिमल की डेथ हुई, ये लैंड है, ओके, यहाँ वो एनिमल गिर गया, उसकी बॉडी गिरी, ये एनिमल है, ओके, यहाँ पास में पानी है, तो वो बार बार पानी ऐसे वेव्स होंगी, तो मिट्टी इकट्ठी होती जाएगी इसके ऊपर। जब ये मिट्टी आई ऊपर, ये और मिट्टी आई और मिट्टी आई, और देखो जब इसके ऊपर से पानी निकलेगा तो ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, और तो ये मिट्टी इसके ऊपर दबती जाएगी, ऐसे दबती ही जाएगी। एंड व्हेनेवर, so for example if you take some sand or some soil in your hand और आप उसको ऐसे करके दबाते हो या उसमें अपने हाथों से प्रेशर डालते हो, तो आपकी उंगलियां छप नहीं जाती उसमें, तो यही चीज इसकी बॉडी के साथ हो रही है, इसके बॉडी के ऊपर के स्केल्स छप गए, ठीक है। ऊपर लेयर जब बनती जाती है तो वो ऊपर रॉक सॉलिड हो गया, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन आई विल come back to this area and I will try to find out कि यहाँ पे कोई फॉसिल्स है या नहीं, तो मुझे मिट्टी नहीं मिलेगी अब, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये सॉलिडिफाई हो गया। नाउ आई विल फाइंड आउट रॉक इन दिस रीजन, और उस रॉक में मुझे क्या मिलेगा, इस फिश का पूरा ट्रेस हुआ एक मोल्ड मिलेगा। मोल्ड क्यों, क्योंकि ये चीज अंदर दबी हुई है, दिस इज यू नो यू कैन से डिप्रेस्ड इनसाइड, अंदर की तरफ दबा हुआ है, देखो, है ना। क्ले के साथ में मोल्ड्स मिलते हैं ना, उसके अंदर क्ले को दबाओ और बाहर निकालो तो उसके ऊपर पूरा वो शेप बना हुआ होता है, देखा है ना सबने, बचपन में खेला होगा या फिर अभी भी बहन भाई होंगे घर पे तो वो खेलते हैं। मैम फिश नहीं मिलेगी अंदर, इंसेक्ट्स, बोन्स? नहीं, फिश नहीं मिलेगी, बिकॉज फिश हैज बीन डीकम्पोज्ड, फिश की बॉडी हट चुकी है, सिर्फ फिश का ऊपर का ये ट्रेस रह गया, ठीक है। सो दिस इज अ मोल्ड, जो अंदर की तरफ दबा हुआ है वो मोल्ड है, और जो ऊपर की तरफ दबा हुआ है, जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, दैट इज व्हिच इज एलिवेटेड, दैट इज अ कास्ट।
ठीक है, तो कास्ट में भी यही चीज है कि एनिमल के ऊपर जो मिट्टी थी, अब ऊपर की मिट्टी हटा दी मैंने, नीचे वाली उसके ऊपर मुझे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल गया इन द फॉर्म ऑफ अ कास्ट, राइट। मैम ये जो कास्ट वाला एग्जांपल है उसमें वो स्टिंगरे है ना कहाँ पे बच्चे? मैम जिस इमेज में आपने कास्ट लिखा हुआ है ये मुझे लग रहा है शायद ट्राइलोबाइट है, स्टिंगरे नहीं है। देखो ये एक आर्थ्रोपॉड है, ठीक है, Okay, इट्स एन इंसेक्ट। ओके, पेट्रिफाइड हो गए। उसके बाद हमारे आते हैं ट्रेसेस एंड फुटप्रिंट्स। तो देखो ट्रेसेस और फुटप्रिंट्स जो हैं, rather than telling us about the animal's structure or the animal's anatomy, it told us more about their habitat and their habits, कि किस तरह से वो एनिमल वॉक करता होगा। अब ये जो आपका टीरेक्स है, टिरानोसॉरस रेक्स, हमने किस तरह से पता लगाया कि ये 2 हाथ इसके आगे छोटे होते थे और पीछे वाले 2 बड़े पैरों पे ये चलता था? बिकॉज ऑफ द ट्रेसेस दैट वी फाइंड आउट, जो उनके फुटप्रिंट मिले उसके बेसिस पे। ऐसे ही जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे मैन की एवोल्यूशन के बारे में, तो जो शुरू का मैन था वो 4 लेग्स पे चलता था, ही वाज अ नकल वॉकर, ठीक है। नकल्स, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, जो आपके हाथ में बोन्स होती है ना, ये वाली फिंगर्स के नीचे, दोस आर नकल्स, ठीक है। तो नकल वॉकर किस बेसिस पे बोला? बिकॉज जो हमें एविडेंसेस मिले हैं फॉसिल्स के थ्रू, वो ये बताते हैं कि आगे 2 हाथ छपे हुए और पीछे 2 पैर छपे हुए, तो दैट टेल्स यू कि वो नकल वॉकर्स थे, 4 पैरों पे चलते थे, ठीक है। सो ऑल दीज फुटप्रिंट्स एंड इम्प्रिंट्स ऑफ द, यू कैन से पैरों के निशान या हाथों के निशान, ये सब आपको हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में बताते हैं फॉसिल के, राइट। तो ये मूवीज में जो आप देखते हो, ये नाइट एट द म्यूजियम, या फिर ये पिछले जितनी भी उसकी बनाई हुई है जिसमें पहले के ऑर्गेनिजम्स या डायनासोर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द स्टडीज दैट वी हैव डन, कि किस तरह से उनका बिहेवियर होता होगा, तभी वो भी उस चीज को मूवी में फिर अपने वो करते हैं, इंक्लूड करते हैं। लास्ट आपका आता है कॉप्रोलाइट। कॉप्रोलाइट इज नथिंग बट द फीकल मैटर ऑफ द एनिमल, ठीक है। जो भी मतलब फीकल मैटर था उनका, डेफिकेट करते थे, उस चीज को एग्जामिन करते हैं। ये भी अगेन, दिस डज नॉट टेल यू अबाउट द एनिमल एज सच, बट इट टेल्स यू कि यू नो क्या हैबिटेट थी, वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन था, कितनी सेल्यूलोज डाइट लेता था, कितनी डाइट लेता था, ठीक है ना, कितना वाटर कंटेंट था, इक्वेटिक था या नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उस हिसाब से पता लगेगा कि इक्वेटिक एनिमल था या नहीं था। अगर ज्यादा लीव्स वगैरह खाता है तो हो सकता है लंबा होगा हाइट में, पेड़ों से पत्ती तोड़ तोड़ के खाता होगा। नॉन वेजिटेरियन था तो हो सकता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्रीडेट करता था, ठीक है। तो कॉप्रोलाइट्स टेल यू अबाउट द ईटिंग feeding habits, and also it gives you some idea about how the organism would have been when they were alive, okay। Then ये हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन है। देखो वैसे बोलते हैं कि ह्यूमंस जो हैं इनकी मेजर लीनिएज जो होमो सेपियंस की है वो अफ्रीका में इवॉल्व हुई, ठीक है। तो जो मेजर एवोल्यूशन था अप टू द स्टेज ऑफ होमो सेपियन वो अफ्रीका में हुआ, फिर अफ्रीका से ये स्प्रेड हो गए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए, अलग अलग जगह माइग्रेट कर गए, और फिर अपनी अलग अलग जगह पे जाके दे हैड देयर ओन कल्चर्स एंड दे हैड देयर ओन ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, बट मेजरली जो है सारा का सारा अफ्रीका में कहा जाता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस? देखो स्कल में चेंजेस आए, नहीं तो पहले जो स्कल था दैट वाज लाइक अ चिम्प, ठीक है, बिल्कुल चिंपैंजी जैसा बाहर की तरफ एलोंगेटेड स्कल था, स्टाउट था, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज कम होती गई, फ्लैट हो गया जॉ वाला एरिया, राइट। जो लोअर जॉ था वो भी काफी बड़ा था पहले, फिर लोअर जॉ भी छोटा हो गया। ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी है, सी ब्रेन की जगह जो थी स्कल में पहले कम थी, दैट्स कॉल्ड ब्रेन कैपेसिटी, दैट हैज इंक्रीज्ड। हमारी करंट ब्रेन कैपेसिटी इज समवेयर अबाउट 3300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना वॉल्यूम है आपके स्कल का जिसमें आपका ब्रेन आता है, राइट। सो ब्रेन कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, राइट। अभी भी बोलते हैं कि ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है, अब जो आने वाली जनरेशन उनके सर बड़े हैं एज कम्पेयर टू देयर बॉडीज, ओके। एंड और चीजें हमने डिस्कस की थी पहले, जैसे हेयर जो है बॉडी पे वो कम हुए हैं, स्टेचर जो है वो लंबा हुआ है, नहीं तो पहले का मैन छोटा था, अब वाला मैन जो मतलब होमो सेपियन था वो थोड़ा लंबा है, टॉल है, राइट। So these are the various lineages of humans, कि अलग अलग जो lineages हैं। हाँ बिल्कुल सिद्धांत, he is saying that does brain volume indicate intelligence? Yes. जो brain capacity है that indicates
कि आपका ब्रेन जितना बड़ा है, जितना ज्यादा ब्रेन है उतने ही ज्यादा ब्रेन के फंक्शंस हैं, वेरियस मोटर कोऑर्डिनेशंस एंड रिफ्लेक्सेस एंड इंटेलिजेंस, जितने लोब्स हैं वो सब इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये लीनिएजेस हैं। देखो एक होमिनिन एंसेस्टर से पूरी चिंपांजी वाली वो निकल गई। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिपिथेकस जो था रामिटस, ये भी अलग था, ये इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ नहीं आगे। मेजर जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से हुई थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानेंसिस से ही आगे निकली थी। होमो हैबिलिस भी जो लाइन थी वो खत्म हो गई, इसके आगे होमो इरेक्टस आया था, नियांडरथल आया था, होमो नियांडरथलिस का मतलब है नियांडरथल मैन, और उससे फिर आगे होमो सेपियन निकल गया। ठीक है, सो दीज आर द लीनिएजेस, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट। हाँ तमन, चैप्टर इज ओवर। मैम फॉसिल के टाइप के बाद कुछ लिखना था? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं लिखना था। लास्ट टॉपिक क्या था जो लिखना था? लास्ट टॉपिक आपने 5 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स लिखे होंगे। ओके मैम। मैम एक बार होमोलोगस ऑर्गन्स वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, 1 मिनट दिखाती हूँ। मैम हाँ बोलो तमनजोत। हम जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, हाँ, दीपक सर ने टाइम टेबल में इन एनिमल्स लिखा है, वो एनसीईआरटी में है नहीं एनिमल्स के, ह्यूमंस बीइंग्स या प्लांट्स का। नहीं एनिमल्स मतलब ह्यूमंस ही होता है, ह्यूमंस नहीं को हम मैम, एनिमल्स ही मानते हैं। मैम आई नो, पर उसके अंदर लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमन मैन था, तो मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। हाँ कोई बात नहीं, वही एनिमल्स ह्यूमंस वही है, पढ़ेंगे हम प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। ठीक है, बस इस चैप्टर में बस इतना ही है रिप्रोडक्टिव हाँ सिस्टम का। हाँ जी। मैम जस्ट 2 मिनट। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। हाँ, जिनका हो गया वो लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। मैम। जो बच्चे नोट कर रहे थे हो गया उनका होमोलोगस? मैम बस थोड़ा सा। मैम डन। चलो, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।